Hello students, good morning. Sound body has sound mind. Sound body has sound mind. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो आप स्वस्थ रहिए और जब स्वस्थ रहेंगे तो आपका मस्तिष्क भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और हर बात आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगी। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूज ऑफ आर्टिकल्स। तो आज हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, और हम आपको 5 इम्पोर्टेंट आर्टिकल के प्रयोग बताएंगे, द आर्टिकल के बताएंगे, जो मोस्टली हर एग्जाम्स में सभी में पूछा जाता है। तो आपको और इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कब कहाँ किस तरह से दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो वो जो 5 कन्फ्यूजन डालने वाले हमारे जो आर्टिकल हैं दी के प्रयोग, उनको आज हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, उनको एक एक रेशा बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो आप तैयार हो जाइए, रेडी, और उनको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला नियम अपना दी आर्टिकल का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नोट करिए, पहला हमारा नियम है कि जब सेंटेंस में मार्केट, बाजार, स्कूल, विद्यालय, चर्च, गिरजाघर, टेम्पल, मंदिर, मॉस्क, मस्जिद, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, प्रिजन, जेल, कैद खाना, एक्सेट्रा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि जब आपने देखा होगा सेंटेंस में मार्केट आ रहा है, आपके स्कूल आ रहा है, चर्च आ रहा है, टेम्पल है, मॉस्क है, हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, प्रिजन है, ये सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। जब सेंटेंस में प्रयोग होते हैं तो आपने देखा होगा कभी तो इनसे पूर्व दी आर्टिकल आता है और कभी इनसे पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट नियम है। और कब इनसे पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग होगा और कब दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको ध्यान से देख लेना है। तो इस बात को हम क्लियर करते हैं कि कब इनसे पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होगा और कब नहीं होगा। तो एक बात बताइए सबसे पहले मुझे कि ये जो हमने लिखे हैं, मार्केट है, स्कूल या कॉलेज है, चर्च है, टेम्पल है, मॉस्क है, हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, प्रिजन है, ये किस तरह के स्थान हैं, कैसे स्थान हैं, ये कैसे प्लेस बोले जाएंगे? ये हैं आपके सार्वजनिक। सार्वजनिक से मतलब इनमें कोई भी आ जा सकता है। मार्केट किसी स्पेशल समुदाय के लिए नहीं है, किसी स्पेशल व्यक्तियों के लिए नहीं है। मार्केट में कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति आ जा सकता है। स्कूल में कोई भी सभी के लिए है, चर्च सभी के लिए है, टेम्पल ये सभी के लिए सार्वजनिक प्लेस हैं। अब बात आती है कि सार्वजनिक प्लेस हैं, तो जब इनका सेंटेंस में प्रयोग किया गया है तो आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि ये जो सार्वजनिक स्थान हैं ये किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करते हैं, किसी न किसी उद्देश्य के लिए बने हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्केट है, मार्केट किस उद्देश्य से बना है? खरीदने या बेचने का। इसका मकसद है मार्केट का या तो वस्तुएं खरीदी जाएंगी या बेची जाएंगी। स्कूल पढ़ने के उद्देश्य से बना है, चर्च प्रार्थना के उद्देश्य से है, टेम्पल भी पूजा प्रार्थना, मॉस्क भी पूजा प्रार्थना,
हॉस्पिटल इलाज के उद्देश्य से बना है, पोस्ट ऑफिस करस्पॉन्डेंस के लिए है, पत्राचार के लिए है, इसका उद्देश्य है, बैंक का पैसों के आदान प्रदान के लिए है, प्रिजन का जेल का कैद खाना कैदियों को रखने के उद्देश्य है। तो अब आती है मेन बात कि यदि सेंटेंस में इनका प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए ये बने हैं, तो इनसे पूर्व दी आर्टिकल नहीं आएगा। विद्यालय किस उद्देश्य से बना है? पढ़ने के उद्देश्य से। यदि विद्यालय में वही बात पूछी जा रही है, वही उद्देश्य पूरा हो रहा है जिसके लिए ये बना है, तो आप द स्कूल नहीं करोगे। तुम विद्यालय में पढ़ते हो, यू रीड इन स्कूल, दी आर्टिकल नहीं आएगा। मार्केट है, तुम विद्यालय से पुस्तकें खरीदते हो, यू बाई बुक्स फ्रॉम मार्केट, द मार्केट नहीं लाए। यदि अन्य कोई कार्य इन्हीं स्थानों पर जिस उद्देश्य के लिए ये बने हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, अन्य कोई दूसरा उसमें उद्देश्य पूरा किया जा रहा है, तो उससे पूर्व आप दी आर्टिकल लाओगे, तो इनसे पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे मार्केट के ऊपर डिस्कस करें, तुमने बाजार से फल खरीदे, यू बॉट फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। तुम बाजार में झगड़ा करते हो, तुम बाजार में झगड़ा करते हो, बाजार झगड़ा करने के लिए नहीं है, क्या आएगा? दी आएगा। यू क्वारल इन द मार्केट। तुम मंदिर में पूजा करते हो, दी नहीं आएगा। यू वर्शिप इन टेम्पल। तुम मंदिर में खाना खाते हो, दी आएगा। तुम विद्यालय में पढ़ते हो, दी नहीं आएगा। तुम विद्यालय में क्रिकेट खेलते हो, दी आएगा। अब आप समझ जाइए कि जिस उद्देश्य के लिए ये बने हैं, यदि वही उद्देश्य उस सेंटेंस में एक्सप्रेस हो रहा है, तो आप किसी भी कीमत पर इनसे पूर्व दी आर्टिकल नहीं लाओगे, वो इनकरेक्ट होगा। और यदि इन्हीं क्षेत्रों में अन्य कोई कार्य किया जा रहा है, तो उसमें दी आर्टिकल उससे पूर्व जरूर आएगा, द मार्केट होगा। तो अब आप समझ जाइए कब इनसे पूर्व दी मार्केट आएगा और कब इनसे पूर्व दी मार्केट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल आप ले लीजिए और एग्जाम्पल से आपकी समझ में स्पष्ट आ जाएगा। जैसे मैं दो सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है हमारा, तुम विद्यालय में पढ़ते हो, तुम विद्यालय में क्रिकेट खेलते हो। अंतर है, पहले सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए, तुम विद्यालय में पढ़ते हो, ठीक है, विद्यालय पढ़ने के उद्देश्य से है, दी आर्टिकल नहीं लाएंगे। तुम विद्यालय में क्रिकेट खेलते हो, अन्य कार्य हो रहा है विद्यालय में, दी आर्टिकल आएगा। ऐसे कोई भी कार्य हो, तुम विद्यालय में एक संगीत का आयोजन करते हो, तुम विद्यालय में फुटबॉल मैच खेलते हो, दी नहीं आए, इनसे पूर्व दी आएगा। और तुम विद्यालय में पढ़ते हो, तुम विद्यालय में पढ़ाते हो, तो दी आर्टिकल नहीं आएगा। तो अन्य कार्य होगा, दी आएगा, और जिस उद्देश्य के लिए बने वो कार्य होगा, तो इनसे पूर्व दी नहीं आएगा। दोनों सेंटेंस को बना लीजिए आप, इससे आप देख लीजिए। तो हम इसको कर दें, पहले सेंटेंस को यहाँ बना दें, यू रीड इन स्कूल। एग्जाम में क्या करेगा? यू रीड इन द स्कूल, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको सही करना है, समझना है वाक्य सेंस को। और दूसरा हमारा, यू प्ले क्रिकेट इन द स्कूल, तुम विद्यालय में क्रिकेट, तो यहाँ पर दी आया। और एग्जाम्पल लें हम, और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, तुम बाजार से फल खरीदते हो, तुम बाजार से फल खरीदते हो,
तो यू आएगा दी या नहीं आएगा बताइए। यू बाई फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट, नहीं आया। क्यों नहीं आया? वही कार्य हो रहा है, वही उद्देश्य हो रहा है। और हम कर दें कि तुम बाजार में झगड़ा करते हो, तुम बाजार में झगड़ा करते हो, तो आपका दिया जाएगा यू क्वारल इन द मार्केट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम था, अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद हम आते हैं दूसरा है हमारा नियम। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जामों में आया, कंपटीशन में भी पूछा गया है, टेट में भी पूछा गया है, सीजीएल में भी आया। मैंने बार बार कई परीक्षाओं में इसको देखा है, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन डालने वाला है। कि अब आप देखिए, ये नियम नोट कर लीजिए। अब दूसरा नियम है कि द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, और क्या हो वो? सब्जेक्ट हो। दी आर्टिकल का प्रयोग हम कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर से पूर्व करेंगे। कब? जब वो सब्जेक्ट हो। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग। आम खाने में स्वाद से मीठा होता है, द मैंगो टेस्ट स्वीट टू ईट। द मैंगो, द टीचर, द पोस्टमैन, द चेयरमैन, द प्राइम मिनिस्टर, द लेक्चरर। तो जब आपका कॉमन नाउन, ये आपने पढ़ लिया था कि आपके कॉमन नाउन कौन कौन से हैं। ये पहले हमने जब नाउन के प्रकार पढ़े थे, आपको पूरा उसका जो दायरा था कि कॉमन नाउन में कौन कौन से नाउन हमारे आते हैं। जैसे नेम ऑफ थिंग्स आती थी, नेम ऑफ एनिमल्स आते थे, पोस्ट को बिलोंग करता था, जैसे लेक्चरर, प्राइम मिनिस्टर, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, ये सब उसमें आते थे। और वेजिटेबल्स के नाम, बर्ड्स के नाम, क्रिएचर्स के नाम, ऑल दीज नाउन वर कॉल्ड कॉमन नाउन। ये सब कॉमन नाउन कहे गए थे। तो इनमें से कोई भी कॉमन नाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में प्रयोग हो रहा है, जैसे एलिफेंट ही आ रहा है, आप कहोगे एन एलिफेंट होना चाहिए। यदि वो सब्जेक्ट के रूप में आया है, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है, कर्ता बनकर आया है वाक्य में, तो आप उससे पूर्व दी आर्टिकल का ही प्रयोग करेंगे। यदि वो प्रेडिकेट भाग में जाएगा, तभी आप उससे पूर्व ए और एन आर्टिकल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू रूल करोगे। जैसे मैं एग्जाम्पल को यहाँ पर लिख दूँ, जैसे मान लीजिए कि गाय चारागाह में चल रही है, द काव इज ग्रेजिंग इन द मीडो। अब आप समझ गए। अब तो यहाँ दिया है काव से पूर्व ये भी आएगा। यदि ये प्रेडिकेट भाग में चला गया, जैसे यू बॉट ए काव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना कि यहाँ तो एक काव हुआ है और यहाँ पर ये दा काव हुआ है। ये समझना है, अंतर है इसमें। जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, डेफिनेट हो जाएगा, तो हर हाल में आप कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है और वो सब्जेक्ट है, दिलाओगे। प्रेडिकेट भाग में गया है, ऑब्जेक्ट बना है, कंप्लीमेंट बना है, जो भी बना है वहाँ पर आप उससे पूर्व ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करोगे। जैसे सरला एक आदर्श लड़की है, सरला एक आदर्श लड़की है, तो सरला इज एन आइडियल गर्ल, एन का प्रयोग हुआ है। तो ए एन के प्रयोग को ये भी याद रखिए। एक और इम्पोर्टेंट बात फिर निकल कर आती है इसमें, बड़ी ज़रूरी बात है कि यदि प्रेडिकेट भाग में मान लीजिए आपके दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हैं और वो एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं, तो केवल पहले वाले से पूर्व ही ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करोगे। यदि ए का वहाँ रूल लागू हो रहा है तो ए लाओगे, एन का लागू हो रहा है तो एन लाओगे। तो केवल एक ही नाउन से पहले वाले से पूर्व लाओगे, दोनों से नहीं लाओगे।
जैसे हम एक सेंटेंस लें कि सरला एक कर्तव्यनिष्ठ और नैतिक छात्र है। सरला एक, जैसे मैं यहाँ लिख दूं, सरला एक नैतिक और कर्तव्यनिष्ठ छात्रा है, तो सरला इज ए मॉरल एंड ड्यूटीफुल स्टूडेंट। तो यहां पर अब आप देखिए मॉरल, ये जो मॉरल है नैतिक और ये ड्यूटीफुल किसके लिए प्रयोग हुए? एक ही नाउन के लिए, इसे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो एक ही व्यक्ति के लिए मॉरल और ड्यूटीफुल का प्रयोग किया गया है, तो केवल आप पहले वाले नाउन से ही पूर्व आर्टिकल का प्रयोग करोगे, दूसरे वाले से पूर्व नहीं करोगे। अलग अलग होंगे तो दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग होगा। ये बात याद रखनी है आपको। तो यहाँ पर ये बात आ गई समझ में। अब इसी से जुड़ी हुई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कह रहा था कि एग्जाम में बार बार आती है, तो उसे ध्यान से समझ लेना। वो बात ये है कि मान लीजिए अब तक तो हम ये बात बता रहे हैं कि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है आपका जो सब्जेक्ट बनकर आया है कोई नाउन, तो उससे पूर्व दिया आर्टिकल ला रहे हो। कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट बन गया, दिया गया। अब मानकर चलिए, ये नोट करिए कि यदि दो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर हैं तथा एंड से जुड़े हैं, देखिए यदि वे दोनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं, तो केवल पहले वाले व्यक्ति से पूर्व ही आपका दी आर्टिकल आएगा। यदि दोनों नाउन अलग अलग व्यक्तियों के लिए सेंटेंस में प्रयुक्त हुए हैं, तो दोनों से पूर्व दा आएगा। बड़ी लंबी बात हो गई, थोड़ा समझने में देर लगेगी, आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए कि यदि मान लीजिए दो कॉमन नाउन आपके एंड से जुड़े हैं, दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हैं, जैसे टीचर एंड प्रिंसिपल, गर्ल एंड बॉय, मैनेजर एंड सेक्रेटरी, फार्मर एंड वर्कर। कोई भी दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हैं और वो दोनों कॉमन नाउन केवल एक व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किए गए हैं, तो आपका जो दिया आर्टिकल आएगा वो नंबर 1 जो पहले नंबर पर आए उसी से पूर्व लाओगे। जैसे हम कह रहे हैं कि टीचर एंड प्रिंसिपल। अब मान लीजिए टीचर और प्रिंसिपल एक ही हैं, एक ही व्यक्ति को टीचर बता रहे उसी को प्रिंसिपल, तो केवल द टीचर एंड प्रिंसिपल करोगे। और यदि वो दोनों अलग अलग हैं, द टीचर एंड द प्रिंसिपल, तो दोनों से पूर्व दिया आएगा। अब आप कहोगे साहब ऐसे हम कैसे पता करेंगे कि वो एक ही आदमी है या दोनों वो अलग अलग आदमी हैं? इसकी पहचान है, पक्की पहचान है। कैसे करोगे समझ लीजिए अब इसे। अब हम बात करें यदि दो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर हैं तथा एंड से जुड़े हैं। अब मैं सेंटेंस लिखता हूं, जरा देख लीजिए। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं कि टीचर
एंड पोइट इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, देखिए सेंटेंस हो गया हमारा। यदि दो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, दोनों कॉमन नाउन हैं, टीचर एंड पोइट दोनों सिंगुलर हैं, एंड से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हैं। यदि वे दोनों एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं, अब देखना है कि टीचर और पोइट एक ही व्यक्ति है या अलग अलग है। टीचर और पोइट एक ही व्यक्ति है अलग अलग, ये बात कौन बताएगा? किससे पूछेंगे इस सेंटेंस में? अब आप कहोगे कि सब टीचर अलग होता है पोइट अलग होता, नहीं, टीचर पोइट भी हो सकता है। ये बात आप किससे पूछोगे? वर्ब से। ध्यान दो, किससे पूछोगे? वर्ब से पूछोगे। जो सेंटेंस में वर्ब आई है क्रिया, वो आपको बताएगी कि ये एक ही व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं। तो देखिए क्या है ये, टीचर एंड पोइट। यहाँ क्या लिखा है आपका? एज। समझ जाइए ये एक ही व्यक्ति है। यहाँ लिखा होता आर तो समझ जाइए ये दोनों हैं, अलग अलग हैं। अब एक ही व्यक्ति है, केवल पहले वाले व्यक्ति से पूर्व ही दी आर्टिकल आएगा। तो एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, वही टीचर है, वही पोइट है। क्रिया ने बता दिया एक ही आदमी है। तो आप इसको करेक्ट जब करोगे तो आप कर दोगे द टीचर एंड पोइट। इससे पूर्व आप दी नहीं ला सकते। एग्जाम में ये मैंने कई एग्जामों में देखा है कि करेक्शन जब करवाता है, एनडीए के एग्जाम में भी जब वो ABCD पार्ट करके पूछता है तो वहाँ भी इस तरह का करेक्शन देता है। और यदि आपके किसी इनकरेक्ट सेंटेंस में देता है तो भी देता है। तो इस तरह के खाली जगह भी देता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी देता है। तो अब आप उन सबको छोड़ दीजिए, आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि यदि करेक्शन मान लीजिए आर्टिकल का आ रहा है वहाँ पर, और यदि एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, एक ही व्यक्ति के लिए हैं, तो केवल पहले वाले से पूर्व दी लाओगे। अलग अलग व्यक्तियों के लिए हैं तो दोनों से पूर्व दी आएगा। और ये बात आपको सेंटेंस की वर्ब बताएगी, उससे आपको पूछना पड़ेगा। तो हमको बता दिया कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति है इसने, तो यहाँ पर हम केवल इससे पूर्व लाए, यहाँ पर हम कोई दी का प्रयोग नहीं लाए, बाकी करेक्ट हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम इनकरेक्ट ले लें, वहाँ पर कर दे हमको कि द प्रिंसिपल एंड मैनेजर are solving the problems of the college। ठीक है जी, समझ लीजिए ये इनकरेक्ट है। द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य एंड मैनेजर प्रबंधक आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉलेज। वर्ब क्या कह रही है? प्लूरल है। किसके लिए आई है? प्रिंसिपल मैनेजर। दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए, समझ गए ना, दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए हैं। तो फिर आप दोनों से पूर्व क्या करोगे? दी आर्टिकल लाओ। तो करेक्ट कर दीजिए अब आप समझ गए होंगे करेक्ट कि द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर और बाकी जो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम था, इसको आपने क्लियर कर लिया। ये कन्फ्यूजन डालता है। इससे पूर्व हमने उसका बता दिया, टेम्पल चर्च जो भी थे, कहाँ प्रयोग होना है दी का और कहाँ नहीं होना है, वो भी आपने देख लिया। अब इंपॉर्टेंट एक और आता है मोस्टली, तो चौथा है हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी बड़ा बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि हमने आपको पहले एक बात बताई थी जब हम ये समझा रहे थे आपको कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब बात आती है कि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, और वहाँ पर आपको ये बताया था कि बिफोर प्रॉपर नाउन वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। बिफोर प्रॉपर नाउन वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। प्रॉपर नाउन से पूर्व कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो बात हम बताने जा रहे हैं
यहाँ पर होगा। अब क्यों हो गई तो एक्सेप्शन हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन है कि वहाँ होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इस बात को भी नोट कर लीजिए कि प्रॉपर नाउन में आप जानते थे कि व्यक्तियों के नाम आते थे, और आपको ये गांठ मार दी गई कि किसी भी व्यक्ति के नाम से पूर्व न तो डेफिनेट और ना ही इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के नाम से पूर्व राम सीता मोहन, किसी विलेज के नाम से पूर्व रामपुर सीतापुर प्रेमपुर, या किसी टाउन खैर खुर्जा जट्टारी अलीगढ़, या किसी शहर सिटी के नाम आगरा डलही, कोई भी आए, इनसे पूर्व कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। न ए का होता है, न एन का होता है, और ना ही दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर एक नियम ऐसा है, जो प्रॉपर नाउन से पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा उसे ध्यान से समझ लीजिए। देखिए क्या है कि यदि दो प्रॉपर नाउन हैं आपके, यदि दो प्रॉपर नाउन के मध्य क्या कर रहे हैं आप, कंपैरिजन कर रहे हैं, दो कस्बों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, दो गांवों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, जो प्रॉपर नाउन है उन दो के बीच में यदि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको दी आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि यदि दो प्रॉपर नाउन के मध्य कंपैरिजन है, एक ही सेंटेंस में आए हैं, तो हम नंबर 2 पर आने वाले प्रॉपर नाउन से पूर्व क्या लाएंगे, दी आर्टिकल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लें हम, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर नहीं, क्या बोलेंगे, शेक्सपियर हैं, प्रोनाउंसिएशन सही करोगे। ये कौन है आपका, प्रॉपर नाउन। ये कौन है आपका, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन, दोनों व्यक्तियों के नाम है, शेक्सपियर भी है और कालिदास। नियम कहता है कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा इन नाम से पूर्व, लेकिन यहाँ पर दोनों प्रॉपर नाउन के बीच में कंपैरिजन शो हो रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। तो जब तुलना है तो जिससे तुलना की जाती है, जो नंबर 2 पर आता है, उससे पूर्व आप दी आर्टिकल का प्रयोग करोगे। ठीक, अब कर लीजिए, इसे मान लीजिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास की तुलना किससे की गई है, शेक्सपियर से। ऐसे ही इमिली डिकिंसन भारत की मीराबाई हैं, तो मीराबाई एक कवित्री हैं, पोइटेस हैं, इमिली डिकिंसन अमेरिका की हैं, उनके बीच हैं। ऐसे ही दो कस्बों के बीच, टाउन के बीच तुलना हो, जट्टारी अलीगढ़ का खैर है, तो जट्टारी को खैर की तरह से बताया गया है, जट्टारी इज़ द खैर ऑफ अलीगढ़। तो नंबर 2 पर आने पर वो कॉमन नाउन बन जाएगा। कंपैरिजन जब किया जाएगा एक वस्तु के रूप में, तो वहाँ पर आपको केवल दी आर्टिकल लाना पड़ेगा, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ये एग्जाम में कई बार आया है। इस तरह की चीज़ों को भी आपको अपने दिमाग में डाइजेस्ट कर लेनी है। अब सबसे लास्ट में पांचवा बड़ा महत्वपूर्ण आता है, अक्सर पूछा जाता है, टेट में पिछली बार पूछा गया, उससे कई बार 3 बार पूछ चुके इसको, और बाकी एग्जामों में भी आता है, बोर्ड में भी आता है। और टाइटल जो होंगे, जो टाइटल होंगे बुक्स के, वो एक इम्पॉर्टेंट नियम बन गया है आर्टिकल का आजकल।
क्योंकि उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात छुपी है। क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि नियम नोट कर लीजिए। पांचवा पहला तो कि द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द टाइटल ऑफ द बुक्स। पुस्तकों के शीर्षक, जो पुस्तकों के शीर्षक हैं, टाइटल हैं, उनसे पूर्व हमेशा क्या होता है, दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये हमारा नियम। अब बात आती है कि पुस्तकों के टाइटल से पूर्व, पुस्तक जैसे रामायण ले लीजिए, गोदान ले लीजिए मुंशी प्रेमचंद की, शेक्सपियर के ले लीजिए 36 प्ले हैं, एंटनी क्लियोपेट्रा, हैमलेट, टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, बहुत सारे प्ले हैं, बहुत सारे ड्रामाटिस्ट हैं, बहुत सारे पोइट हैं, बहुत सारे स्टोरी राइटर हैं, बहुत सारे नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं। पूरी दुनिया में न जाने कितनी लाखों किताबें हैं। अब मान लीजिए आपको कोई भी बुक वहाँ दे दी गई टेस्ट में करने के लिए, उस सेंटेंस में उस किताब का नाम आप पहचान नहीं पाए कि ये टाइटल है या व्यक्ति का नाम। जैसे हैमलेट है, हैमलेट व्यक्ति का नाम है, शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट। अब आप कहोगे भाई हैमलेट तो प्रॉपर नाम होने से पूर्व दी आर्टिकल कैसे लाए, जबकि ये टाइटल है एक ड्रामा का और इससे पूर्व हर हाल में दी आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये हमारा नियम है कि हर टाइटल से पूर्व दी आर्टिकल आएगा। तो अब आप कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानोगे कि ये इस पुस्तक का टाइटल है। तो आपको एक नवज बता दूं कि जब भी कभी कोई टाइटल, ये करेक्शन के लिए भी याद रखना, जब भी कोई भी टाइटल लिखा जाएगा, किसी भी सेंटेंस कहीं पर भी लिखा जाएगा, तो समझ लीजिए वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए गोदान है, द अरेबियन नाइट्स है, किंग लियर है, मैकबेथ है, एज यू लाइक इट है, कंकाल तंत्र है। आपको तो गिनी चुनी पुस्तकों के टाइटल याद होंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हमेशा याद रखिए कि टाइटल हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, उसके सिर के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कोमा लिखा जाएगा। केवल टाइटल के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है, डबल इन्वर्टेड कोमा कभी नहीं होता है, वो एक कोई स्पीच के ऊपर लिखा जाता है। तो याद रखना है अंतर कि यदि आपका किसी भी सेंटेंस में सिंगल इन्वर्टेड कोमा में कोई भी शब्द लिखा है, वो आपकी किसी न किसी बुक का टाइटल है और हर हाल में इससे पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग इनकरेक्ट होगा, या कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं कर रहा है तो भी इनकरेक्ट होगा। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए तो ये हमारी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इनकरेक्ट वाक्य दे दिया उसने हमें कि गोदान इज ए फेमस नोवेल, ये टाइटल हो गया। क्या करोगे आप, द गोदान इज ए फेमस, और ने जैसे अरेबियन नाइट्स इज ए स्टोरी बुक ऑफ अलिफ लैला। अब अरेबियन नाइट्स सिंगल वर्ड कोमा बंद है, टाइटल है, करेक्ट में क्या करोगे आप, द अरेबियन नाइट्स इज ए स्टोरी बुक ऑफ अलिफ लैला। तो ये 5 इंपॉर्टेंट नियम थे जो अक्सर करके आपको नहीं मिल पाते, बुक्स में नहीं होते हैं, या आपको कई जगह ढूंढना पड़ेगा, या कहीं पर दिए भी हैं तो आपको किताबों में क्या है, बुक्स में गाइड में क्या होता है। एक बड़ी समस्या है कि वहाँ एग्जाम्पल आपको देगा लेकिन वहाँ ये नहीं बताएगा कि यहाँ दी आर्टिकल आया क्यों है, ए आर्टिकल आया क्यों है। इंग्लिश की सबसे बड़ी समस्या यही है। स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बुक हम आप पढ़ लीजिए, आप
लेकिन आपको कहीं पर भी वो ये चीज़ नहीं समझाएगा कि इसमें करेक्शन हमने इसलिए किया कि इसमें ये चीज़ थी, या इसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसलिए किया इसमें ये चीज़ थी। वो नियम आपको कभी कहीं किसी किताब में एक आध में कोई कहीं कहीं लिखेगा, लेकिन हम आपको हर नियम का पूरा, कोई भी सेंटेंस में करेक्शन है, नियम है, परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, सिंथेसिस है, हम उसके हर नियम को पढ़ेंगे पहले, फिर एग्जाम्पल, रूल, एग्जाम्पल, रूल, एग्जाम्पल। इस प्रोसेस के अंतर्गत हम पूरी ग्रामर को पढ़ेंगे। ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड है इंग्लिश ग्रामर का, और इस ग्रामर को इस हिसाब से पढ़कर बहुत बड़े अचीवमेंट मेरे स्टूडेंटों ने हासिल किए हैं। और वो यदि वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी बड़ी चीज़ें उन्होंने हासिल की हैं, कितने मोटिवेशन मुझसे लिए हैं। पढ़ाने का मकसद मेरा यही नहीं है कि आप मेरा केवल ग्रामर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर का तो मैं वेटेरन हूँ ही हूँ, ग्रामेरियन तो हूँ ही हूँ। आपको एक एक रेसार चीज़ का दूंगा बिगनिंग टू द एंड। आपको कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, उसको मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा। तो याद रखिए, इंग्लिश जहाँ से शुरू हुई है जहाँ तक ख़त्म होगी उसके एक एक रेशे को पकड़ लूँगा मैं। तो कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो टेस्ट है, छोटे लेवल का है, बड़े लेवल का है, कोई भी क्लास का स्टूडेंट है, छोटी क्लास का, बड़ी क्लास का है, मेरी जो क्लास होगी, जो मेरा पढ़ाने का एक्सप्रेशन होगा, वो एकदम पावरफुल होगा। उसको आपको डाइजेस्ट कर लेना है। यदि मेरे बताए हुए उस रास्ते पर चलोगे तो 100% यू विल बी सक्सेसफुल एंड डेफिनेटली यू अचीव द एम ऑफ योर लाइफ। आपका लाइफ स्कैटर्ड नहीं होगा, अचीव होगा। लगातार आप पढ़ते रहिए। मैं हर टॉपिक पर, पूरी इंग्लिश ग्रामर पर आपको यही वीडियो बनाकर देता रहूँगा। अपने इम्पोर्टेंट समय में से निकाल कर मैं ये बनाता हूँ वीडियो जब भी मुझे समय मिलता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और भी हैं, और भी ड्यूटी मैं करता हूँ। तो मैं पार्ट टाइम के लिए, अपने स्टूडेंटों के लिए, जिससे जितना लाभ हो सके उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।